संविधान के खिलाफ बोल रहा कि जलाओ इसको, हटाओ इसको। अनिल मिश्रा को जिस तरह से दबोचा गया, इसमें कई लोग रहे, चंद्रशेखर जी का भी नाम लेंगे, उन्होंने भी खूब जमकर, बसपा भी रही, सारे दलित संगठन लगे, आगे पीछे हंगामा हुआ, और उस हंगामे का असर यह हुआ कि अनिल मिश्रा जेल की सलाखों में गए, गिरगिरा रहे हैं। तो ये दलितों के पास तो एक संवैधान, यही तो मैं समझा रहा हूं, इसी संवैधानिक ताकत को धर्म का अफीम चटाकर वो छीनना चाहता है, ताकि इनको गाली गलौज किया जाए और कुछ ना हो। इसलिए SC ST एक्ट का भी विरोध उन लोगों ने बार बार किया, आज भी करते हैं। आपको लगता है ठीक गए जेल को? नहीं, जेल बिल्कुल जाना चाहिए। जेल, ऐसे लोगों को जेल भिजवाने वाले को हम बधाई देते हैं कि ऐसे लोगों ने कम से कम हिम्मत करके जेल तो भिजवाया। करोड़ों लोग बाबा साहब को देवतुल्य मानते हैं, बाबा साहब को अपना कल्याणकारी मानते हैं, तो उनकी आस्था पर क्यों चोट करेंगे आप? हम नहीं मानते तो इसका क्या मतलब? हम नहीं मानेंगे तो मानने नहीं देंगे दुनिया को। यही तो डिक्टेटर है, यही तो हिटलर शाही है, यही तो नाजी मिजाज है। अनिल मिश्रा जैसे और अनेकों लोग हैं, उनके समर्थन में हजारों लोग आएंगे। दलितों और पिछड़ों को जागरूक होना होगा। मुसलमान नहीं झेल पाएगा इस लड़ाई को, ये बात जान लीजिए आप। मुसलमान फ्रंट फुट पर नहीं, वो चाहते हैं कि मुसलमान फ्रंट पे आ जाए, मुसलमान फ्रंट पे आए और हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाए, और ये सारे दलित, पिछड़े, OBC सब जाएं, अपने अधिकार से वंचित हो जाए। मैं फिर आखिरी में सवाल सबमिट करता हूं, आप चलाइएगा। आज भी 27% मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद भी फुलफिल नहीं हो सका। आपको आगे आना पड़ेगा। हमारा तो पहले ही छीन लिया गया 1950 में, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास जो कटोरा था जिसमें हम कुछ जमा करते थे, वो भी कांग्रेस ने छीना था, वो भी दंगा करा करा के सब नंगा कर दिया। हम दस्तकारी में थे, वो छीन लिया गया। हम कारीगर थे, वो हमसे छीना गया। हम जूता चप्पल, आगरा में आप कहते हैं, तो हम तो खुद ही मोची चमार का काम करते थे, पूरे जूता चप्पल का काम, कानपुर में चमड़े का काम सब हम करते थे। रागिनी तिवारी जेल गई क्या? कपिल मिश्रा जेल गए क्या? इनके खिलाफ FIR हुआ क्या? और 56 मुसलमान जो मरे, उसको भूत ने मारा, जिन ने मारा, किसने मारा? किसी दंगाइयों ने ही तो मारा होगा। दर्जनों मस्जिदों में आग लगाई गई, किसने आग लगाई? गोकुलपुरी थाने के 100 मीटर की दूरी पर एक मुसलमान के 3 मंजिला मकान को पूरा फूंक दिया गया, दुकान से लेकर मकान तक। क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की खेती करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद मुस्लिम दुश्मनी पर टिका हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा लिया कि जो मुसलमानों को 10, 20, 50 गाली रोज देगा उसको हम मंत्री बना देंगे? ये क्या तमाशा हो रहा? अदालतों को इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन वो सवाल दिल्ली दंगे का अपनी जगह आज भी बरकरार है। दिल्ली दंगे का सवाल यह है कि आखिर ये दंगा भड़का कैसे? प्रोटेस्ट तो महीनों से हो रहे थे। शाहीन बाग, चांद बाग और इंद्रलोक और खुरेजी, इस तरह के दिल्ली के कई जगहों पर लगातार महीनों से धरने चल रहे थे। प्रदर्शन नहीं था, धरना था। और उस धरने से सिवाय शाहीन बाग के कहीं भी यातायात बाधित नहीं हुआ था। एक कॉर्नर लेकर मैं तमाम धरनों में गया था, खुरेजी में मेरा संबोधन भी हुआ था। उस धरने से सरकार की सेहत पर मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला था। हां, शाहीन बाग का जो धरना था वो ऐतिहासिक था और मुख्य मार्ग उसमें बाधित था, और मुख्य मार्ग को खुलवाने के लिए भी कई PIL उस वक्त डाले गए थे अलग से, अलग अलग संगठनों के द्वारा। लेकिन और कोर्ट ने बाज़ाब्ता मीडिएटर को धरना स्थल पर भेजा था। वो सारे दृश्य आप लोगों को याद होंगे। उस जमाने में कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए वो मध्यस्थ जो है, वो घटना स्थल पर आए और आंदोलनकारियों और धरना का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से उन्होंने सवाल किया। जिस सवाल के जवाब में 2 बच्चियों ने जो जवाब दिया था वो वायरल हो गया था। पत्रकार जो सवाल करने वाले थे और जो कोर्ट के नियुक्त किए हुए मध्यस्थ थे, उस मिडिल मैन के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वीडियो डिलीट नहीं हुए, आज भी है। क्या भावनात्मक उत्तर रहा होगा, ये आप कल्पना कीजिए कि उन 2 बच्चियों ने जो धरना स्थल पर बैठी थी, छात्रा थी, उन छात्राओं ने जो बयान दिया धरना के पक्ष में कि हम क्यों बैठे हैं, उसमें वो उस मिडिल मैन के, उस मध्यस्थ के आंखों से आंसू आ गए।
बाद में बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो माहौल क्या है में आजकल काम कर रहे हैं वो भी पहुंचे थे। क्योंकि वीडियो जब वायरल हुआ तो सारे पत्रकार उन दो बच्चियों के इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। तो कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई संभावना ही नहीं थी। एक संभावना होती है। उस धरने में जो लोग भी संबोधन कर रहे थे या नारे लगा रहे थे वो किसी धर्म, समुदाय, जाति के खिलाफ नहीं था। वो सरकार की इन पॉलिसियों के खिलाफ था जो पॉलिसी सरकार ने बनाई थी सीए और एनआरसी को लेकर। एग्री और डिसएग्री की बात है। हो सकता है मैं सरकार की उस पॉलिसी का साथ दूं, हो सकता है, लेकिन मेरा सगा भाई हो सकता है विरोध करे, मेरा बेटा विरोध करे। पॉलिसी को समझने और समझाने का खेल है। और भारतीय लोकतंत्र में गवर्नमेंट के पॉलिसियों से एग्री और डिसएग्री करने का आपको अधिकार है। कोर्ट के फैसले में भी आप मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन डिसएग्री का आपको अधिकार है। यानी असहमति आप प्रकट कर सकते हैं, यह जुर्म की श्रेणी में नहीं है। क्लियरली इसको समझना है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह मैं कह रहा हूं। तो जब वो धरना चल रहा था सीएनआरसी का और तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी शाहीन बाग की, और उसके बाद वो तमाम वीडियो जो भाषण हो रहे थे, लोग जो जाकर बोल रहे थे, मैं भी उसमें कई बार बोला हूं। मुझे लगता है जीएम न्यूज नेटवर्क में भी मैंने कई बयान दिए थे, कई वायरल बयान भी थे। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पूरे उस 3 महीने के धरना आंदोलन में कोई एक बयान नहीं आया। माननीय उच्चतम न्यायालय को उस तमाम वीडियोज को बुलाकर फुर्सत में 3 महीने के उस पूरे कार्यक्रम को सुनना चाहिए। यह मेरी विनती है। और देश के न्याय प्रिय लोगों को भी सुनना चाहिए था। किसी ने कहीं नहीं कुछ अपशब्द कहे, कोई किसी के खिलाफ कहा, फिर दंगे कैसे हो गए? सवाल यहीं से तो पैदा हो रहा। आपको दृश्य याद होगा, धरने पर बैठे लोग सरकार के खिलाफ है और हमले उस पर एक संगठन के लोग कर रहे हैं। शाहीन बाग आंदोलन पर गोली चली, जामिया मिल्लिया आंदोलन में गोली चली। गोली चलाने वाले का वीडियो, फोटो, फुटेज है आपके पास। वो दृश्य आपको याद है, आप लोगों ने कवर किया था। वो कौन था, क्यों आया, उसके खिलाफ क्या हो रहा था? ये तो सरकार उससे न पूछती कि यह आंदोलन या धरना तुम्हारे खिलाफ तो नहीं है, सरकार के खिलाफ। सरकार सख्ती करे, नरमी करे, यह सरकार का काम था। संगठन कैसे आ गया इसमें? यह सवाल आएगा या नहीं आएगा? अब उसमें संगठन की एंट्री। अब क्या है, तो हिंदू युवा दल, हिंदू जवान दल, हिंदू बूढ़ा दल, हिंदू बच्चा दल, रक्षा दल, सुरक्षा दल, परिषद, ये सब का सब, बजरंग दल, सब कूद गए उसमें। अब साहब जब सब आप कूद गए तो सवाल आपसे होगा या हमसे होगा, ये बताइए। जो कूदा अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में, अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई तेरा क्या मामला है? मामला सरकार से है ना। यातायात को सुचारू चलाने की भी जिम्मेदारी सरकार पर है। तो अगर धरने पर हम बैठे थे तो धरने पे तुम भी बैठ जाते सरकार के खिलाफ। ये तो एक बात समझ में आती। तुम भी सरकार से कहते कि ऐसे नहीं चलेगा, आप पॉलिसी को सख्त कीजिए, इनको फोर्सफुली हटाइए, वगैरह वगैरह, जो आपका अधिकार था। आपने वो काम नहीं किया। आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए धरना पर बैठे उन प्रदर्शनकारियों पर हमले किए, आपने आग तक लगाई है। और आपकी टीम आती है चांदबाग धरने पर, दिल्ली में, यहां से शुरू होता है हंगामा। उस टीम का नेतृत्व करते हैं इस समय के मंत्री, आज के मंत्री, उस समय के विधायक, सस्पेंडेड विधायक कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी, और उसकी पुष्टपनाही, उसके पीठ पर खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी। वो वीडियो है मार्केट में। और वो पदाधिकारियों को थ्रेट करते हैं, धमकाते हैं, कपिल मिश्रा जी, कि अगर इन प्रदर्शनकारियों को तुम नहीं उठा सकते
तो फिर हम उठा देंगे, अभी ट्रंप आया हुआ, जरा ट्रंप को यहां से जाने दो। उसी समय नमस्ते ट्रंप भी चल रहा था। उसके बाद बाज़ाब्ता चांदबाग धरने पर हमला होता है और एक टीम आती है, सरकारी टीम नहीं, उपद्रवियों की एक टीम आती है और वो धरना स्थल पर हमला होता है। मुसलमानों की दुकानों पर हमले होते हैं और वहां से दंगा शुरू होता है। तो दंगा भड़काने का मुख्य मुजरिम, मुख्य आरोपी, मुख्य षड्यंत्रकारी रागिनी तिवारी और कपिल मिश्रा और उनके सहयोगी। कितने लोग जेल गए उसमें से? रागिनी तिवारी जेल गई क्या? कपिल मिश्रा जेल गए क्या? इनके खिलाफ एफआईआर हुआ क्या? और 56 मुसलमान जो मरे, उसको भूत ने मारा, जिन ने मारा, किसने मारा? किसी दंगाइयों ने ही तो मारा होगा। दर्जनों मस्जिदों में आग लगाई गई, किसने आग लगाई? दर्जनों मकान में आग लगाया गया, मैं खुद गया था। बिल्कुल थाने से 100 मीटर की दूरी पर, गोकुलपुरी थाने के 100 मीटर की दूरी पर एक मुसलमान के 3 मंजिला मकान को पूरा फूंक दिया गया, दुकान से लेकर मकान तक। परिवार जान बचाकर भागने में किसी तरह से सफल हुआ। किसने किया? आपने कार्रवाई की, आपने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आपने दंगाइयों की पहचान की। वो जो मुस्तफाबाद के एक स्कूल में आकर सैकड़ों लोग ठहरे थे और स्कूल के बराबर के एक गैरेज में जो आग लगाया, जिसमें 100 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जिसमें लगभग 3-4 दर्जन 4 व्हीलर था और लगभग उतना ही 2 व्हीलर था। उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी कि गाड़ी कौन किसकी है, किसकी थी। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे, इंश्योरेंस होगा, वो तो बेचारा ले लिया होगा। जिसका इंश्योरेंस नहीं होगा, उसका तो सब कुछ चला गया। तो वो लोग जो ठहरे थे आकर, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आए थे, असल तो वो दंगा कराने आए थे। कभी उस पर चर्चा हुई? उनकी पहचान की गई? किसने बुलाया, किसने मेहमान बनाया, किसने उसके खाने रहने का इंतजाम किया, हथियार कैसे आ गए, उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे होने लगा? एक शाहरुख नाम का लड़का, उसने अगर देसी कट्टा निकाला, उस पूरे दृश्य को देखेंगे। देसी कट्टा पुलिस पर तानता, इसका मतलब दंगे में कहीं ना कहीं पुलिस भेदभाव कर रही थी और मुसलमान नहीं चाह रहा था कि पुलिस भी हमारे मोहल्ले में आए। मुसलमान तो ये चाह रहे थे कि पुलिस सिर्फ दंगाइयों को रोक दे, मोहल्ले में ना आए। क्योंकि पुलिस जो मोहल्ले में इंटर करती थी तो दंगाई साथ में इंटर करते थे। पुलिस प्रोटेक्ट करती थी और दंगाई उत्पात मचाते थे। यह दृश्य देखा गया दिल्ली दंगे, जिसके बदले में अमानतुल्लाह खान जो है राजभवन में जाकर धरने पर बैठे थे और पूरा दृश्य आपको याद होगा। बहुत हो हंगामे के बाद गृह मंत्री जी के नाक के नीचे कई दर्जन लोगों की जान जाने के बाद, कई दर्जन मस्जिदों में आग लगने के बाद, कई दर्जन मकानों में आग लगने के बाद दंगा शांत हुआ। और गिरफ्तारी किसकी होने लगी? वो लोग जो मतलब एक शांति का संगठन चलाते थे। आपने वो टी शर्ट भी देखा होगा, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, मतलब नफरत के खिलाफ यूनाइट होकर अगर बात कर रहा तो वो मुजरिम है। और नफरत फैलाने के लिए जहर उगल रहा है तो वो मुजरिम नहीं। तो मुझे लगता है कि अदालतों को एक इख्तियार है सुओ मोटो का, स्वतः संज्ञान का। यह अफसोस है कि अगर कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर कोई मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट करता है और सामाजिक दृष्टिकोण से या सौहार्द को बिगाड़ने या किसी धर्म समुदाय के खिलाफ वो अगर कुछ बोल जाता है गलती से, मिस्टंग जिसको कहते हैं, जुबान फिसल भी अगर उसकी गई, तो अदालतें स्वतः संज्ञान भी ले रही। लेकिन इतने बड़े मामले, इतना माने हॉट इशू, दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया का एक ताकतवर इंसान दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली आने वाला, गुजरात से प्रोग्राम करके वो दिल्ली आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप, जिसने साबित कर दिया कि दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, उसकी मौजूदगी में
जिसने गाली गलौज, मां बहन बेटी रोटी उपद्रव सब कुछ किया, वो मंत्री पद से नवाज दिए जाते हैं। और अफसोस तब डबल होता है कि वही व्यक्ति, अभी एक हास्य वीडियो मैं देख रहा था, हास्य वीडियो, उसको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं, फ्रैंक वीडियो जो बनाते हैं, वो वीडियो, उसमें आता है एक पत्रकार पूछता है आप बताए अल्लाह बड़े हैं भगवान, तो वो बोलता है यार ये मैटर करता मैं किस पार्टी में हूं, अभी मैं जिस पार्टी में वहां तो भगवान बड़े हैं, लेकिन हो सकता कल मैं अगर दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा तो अल्लाह बड़े हो जाएंगे। सच्चाई यही है। कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो आज भी मरा नहीं है, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने, अभद्र, अमर्यादित, जो किसी भी कीमत पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए यह शोभनीय नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री दूसरे दल का इस तरह की टिप्पणी ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर करे, जो वीडियो भी आप डिलीट नहीं कर सकते। वो कपिल मिश्रा ने किया। वहां से लड़की उठाते हैं गृह मंत्री, वहां से प्रधानमंत्री को पहुंचाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो में है, और ऐसा और वैसा और जैसा और तैसा उसने कुछ छोड़ा नहीं। और दल बदला और दिल बदले। क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की खेती करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद मुस्लिम दुश्मनी पर टिका हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा लिया कि जो मुसलमानों को 10, 20, 50 गाली रोज देगा उसको हम मंत्री बना देंगे? ये क्या तमाशा हो रहा? अदालतों को इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। हम लोग मजबूर हैं, नहीं जा सकते हैं, कहां जाएंगे? अदालत में जाएंगे, आपको पता है किसी चीज के रिव्यू के लिए चले जाइए, हम तो गए हुए हैं आर्टिकल 341 को लेकर 2004 से 11 में रिव्यू पिटीशन डाला, कुछ नहीं, ढाक के 3 पात, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए मैं अदालतों से विनती करता हूं कि लोकतंत्र को परिपक्व और मजबूत रखने की जिम्मेदारी आप पर भी एक स्तंभ है। आप, हालांकि क्या है नहीं है लीगली तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों में एक मजबूत स्तंभ न्यायपालिका भी है, और न्यायपालिका पर भरोसा बहाल रहे, न्यायपालिका से आदमी उम्मीद लगाए रखे, इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका को इस तरह के मुकदमे में संवेदनशीलता प्रकट करनी चाहिए। यदि आप असंवेदनशील हो जाएंगे और हमारी पीआईएल को खारिज कर देंगे, हम पर चार्जेस लगा देंगे, हम पर आप फाइन लगा देंगे और दूसरों की सुनेंगे, यहां तक के गड़े मुर्दे भी उखड़वा लेंगे, आप कब्र भी तोड़वा लेंगे, मस्जिद भी खुदवा लेंगे, ये पैमाना लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो मैं भारत के समस्त न्यायाधीशों से विनती करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से आपने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, देर से सही, हालांकि एक कहावत है इंग्लिश में, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मैं तो इसे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी उन परिवारों में आज खुशी की लहर है। उन परिवारों ने इस न्यायिक लड़ाई की लंबी यात्रा पूरी की, बहुत संघर्ष किया है। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से, जिस सब्र के साथ, जिस एतमाद के साथ, जिस यकीन के साथ उनके घर वालों ने लगातार न्याय के उस दरवाजे को खटखटाया, इंसाफ की भीख मांगी, इंसाफ लेने में वो सफल हुए, और जो हमारे बचे हुए मुल्जिमान हैं, मुल्जिम, जिन्हें अब तक पुलिस भी मुजरिम साबित न कर सकी, न कर पाएगी, उन तमाम मुल्जिमानों को भी इसी तरह से जमानत दी जाएगी और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद भी हमें है, दुआ भी इसके लिए कर रहा हूं, और आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग इस इश्यू को इसी तरह से उठाते रहें, ताकि जो लोग न्याय की तलाश में हैं उन्हें न्याय मिलता रहे। देखिए, एक चीज के लिए पहले मैं मुसलमानों को बधाई दूंगा, एक चीज के लिए कि मुसलमान इन चक्करों में नहीं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ सूढ़ी करके कोई है ना, सूढ़ी, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी रखे हुए, वो रात दिन जो है मजार, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह की तस्वीर ले लेकर, और पीआईएल भी डाल रहा और वीडियो भी डाल रहा, और वीडियो ऐसा बनाता है, हिंदू भाइयों अगर कुछ कर नहीं सकते हो तुम्हारे भगवान की कसम इसको शेयर जरूर करना। हिंदू भाई को तो पता नहीं, बेचारे को शेयर कर दिया, अब 10-20 हजार शेयर हो गए, उसका तो वीडियो चल गया, उसका तो खर्चा चल गया, और चंदा अलग ले रहा है। मुसलमान ये काम न करता है न करेगा। 100 मंदिर पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी में मैंने देख रखे, 100, 4 तो लाजपत नगर में मैंने देख रखे, मेन रोड पर,
मैं नहीं लगाऊंगा पीआईएल, उनकी आस्था का केंद्र है, मैं क्यों पीआईएल लगाऊं? वो पूजा करें, पाठ करें, सरकार समझे वो समझे, सरकार का मामला है भाई। सरकार ने एमसीडी सरकारी संस्था है, डीडीए सरकारी संस्था है, पीडब्ल्यूडी सरकारी संस्था है, इंक्रोचमेंट से वो निपटेंगे। हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन सिरोही जैसे लोग, सरफिरे लोग, जिनके पास कोई काम नहीं है, चंदा का धंधा, ये चंदा का धंधा फांसी का फंदा बनना चाहिए। आपने यति नरसिम्हानंद का नाम लिया, बदकिस्मती से मैंने एक टीवी चैनल में कहा कि आप महामंडलेश्वर बनाते हैं, ये तो धर्म के लिए शर्म की बात है। जिस बंदे की जुबान पर बात बात में गाली हो, जिसने मोदी योगी जी को भी गाली दे रखा, ये बात नहीं कि छोड़ रखा, कहीं वीडियो आप लोग सभी सुने होंगे, वो तमाम लोगों को गाली बक रहा, हिंदुओं को गाली दी, संविधान के खिलाफ बोल रहा कि जलाओ इसको, हटाओ इसको, नहीं चाहिए, तिरंगा के खिलाफ बोल रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है सर। आज आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है लगभग। अगर जनगणना होगा तो आ जाएगा सामने। और ये चुटकी भर लोग 5, 10, 20, 50, 100 नाम से ज्यादा गिना दीजिए आप। पिंकी चौधरी, यति नरसिम्हानंद, सिरोही, इस तरह के नामों को आप गिनाएंगे, पूरे भारत में घूमते घूमते 100-150 पे आप दम तोड़ देंगे। अब बहुत खींच लेंगे आप तो 500, 1000 ले जाएंगे तो 1000% कितना बैठता? 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ में 1000% कितना बैठा? ये चुटकी भर लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारे आम लोग हैं, आम, उसका दिमाग इसके जरिए खराब हो रहा है और वो इसके कारनामे को समझ नहीं पा रहे हैं, इनके उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं, इनके मकसद को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो इनके बहकावे में आ जा रहे हैं। भाई आप इनके बहकावे में नहीं आओ। मैंने एक उदाहरण दिया था, ना बोल के भी बोल दे रहा हूं, आप लोगों को काम आएगा, लोगों को। सन 1984 में यहां सामूहिक माने नरसंहार हुआ था दिल्ली में। हुआ तो पूरे भारत में था, लेकिन दिल्ली में हुआ था। उस सामूहिक नरसंहार में 10,000 से अधिक सिख लोग मारे गए थे। आपको पता है उस सिख दंगे की बात? एक भी ब्राह्मण उसमें जेल नहीं गए। लेकिन सिखों की हत्या, उनके मकानों को लूटने, इज्जत आबरू लूटने के जुर्म में जो लोग भी जेल में गए, इस पर सर्वे कर लो, मेरा दावा है, इस पर पीएचडी कर लो, मेरा दावा है, सारे पिछड़े और दलित जेल में। 3 बड़े नेता का नाम तो आप सुने होंगे, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और एसकेएल भगत, तीनों दलित पिछड़े हैं। अब समझ में बात अगर उसके बाद भी नहीं आती है, और माला माल हो गए ब्राह्मण, सत्ता में चले आए ब्राह्मण। बात समझिए, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, राजीववादी सत्ता में आ गए, ठीक है, एक गए ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण सत्ता में आए, वो गए तो नरसिम्हा राव आ गए, वो भी ब्राह्मण। तो कुल मिलाकर सत्ता घूम फिरकर उनके इर्द गिर्द है, लेकिन जेल आपके नसीब में। इसलिए धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई, क्षेत्र की लड़ाई, भाषा की लड़ाई में अगर आप फंसोगे तो आपका कुछ नहीं होना। वो तो दलितों की ताकत थी, यही तो चीज है। जो जागरूक दलित हैं वो तो इनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, दलित आसानी से पकड़ लेते हैं, हम पकड़ के भी फिसल जाते हैं, हमारे हाथ में लगता है सरसों का तेल। मुसलमान जो है पकड़ता फिसल जाता, अदालत जाते जाते वो फेल हो जाता। लेकिन दलितों के पास एक ताकत है, एक प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके जरिए वो फिसलता नहीं है, पकड़ लेता अपने शिकार को। अनिल मिश्रा को जिस तरह से दबोचा गया, इसमें कई लोग रहे, चंद्रशेखर जी का भी नाम लेंगे, उन्होंने भी खूब जमकर, बसपा भी रहे, सारे दलित संगठन लगे, आगे पीछे हंगामा हुआ, और उस हंगामे का असर यह हुआ कि अनिल मिश्रा जेल की सलाखों में गए, गिरगिरा रहे हैं। तो ये दलितों के पास तो एक संवैधान, यही तो मैं समझा रहा हूं, इसी संवैधानिक ताकत को धर्म का अफीम चटाकर वो छीनना चाहता है, ताकि इनको गाली गलौज किया जाए और कुछ ना हो। इसलिए SC ST एक्ट का भी विरोध उन लोगों ने बार बार किया, आज भी करते हैं। खुद कर रहे थे, उसी में जेल। मैं कह तो रहा हूं कि ये इशारा है, समझिए, आपको जो कवच मिला है कानूनी, उसको छीनने का ये प्रयास है। इसलिए आपको जुनूनी हिंदू वो बनाना चाहते हैं, और हिंदू के समूह में जाकर आप कहां पर खड़े होंगे वो आप कल्पना तो वही कह रहे हैं ना सारे शंकराचार्य कि हमें मुसलमानों से खतरा नहीं, अम्बेडकरवादियों से खतरा है। हमें तो सच्चाई यह है कि खतरा तो किसी से नहीं है, उनको गुलाम बनाना अम्बेडकरवादियों को, इसलिए वो मुसलमान रट रहे हैं, इसीलिए वो क्रिश्चियन रट रहे हैं, इसीलिए वो बौद्धिस्ट रट रहे हैं। और अब तो पलट गए ना, वो देखिए अब कह रहे हैं हिंदुओं को, हिंदू धर्म को खतरा इनसे, अम्बेडकरवादी।
नो एक्के दुक्के बयान दे देते हैं, लेकिन हमेशा निशाने पे मुसलमान को रख के वो SC ST OBC को हर हाल में चाहते हैं कि वो हमारे समूह में जुड़ा रहे, और इसी प्रयास में लगातार लगे हैं और ग्राउंड पर भी वो काम कर रहे हैं। जेल से अनिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, दबाव में सरकार काम कर रही है अम्बेडकरवादियों पे। तो सरकार के खिलाफ करो ना काम। आपको लगता है ठीक गए जेल को? नहीं, जेल बिल्कुल जाना चाहिए। जेल ऐसे लोगों को, जेल भिजवाने वाले को हम बधाई देते हैं कि ऐसे लोगों ने कम से कम हिम्मत करके जेल तो भिजवाया। मैं तो कहता हूं कि आप लोग आगे आओ, दलित भाइयों से मैं कहता हूं, मैं तो आपके पीछे हूं, आप आगे आइए, आप यति नरसिंहानंद को भी जेल भिजवाइए। अकेले नहीं, उनके साथी भी जेल में गए हैं कई। हाँ, और आप ऐसे सभी लोगों को, इस सिरोही कौन है जी? अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है? हमें तो सरनेम से पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये भी पिछड़ा दलित ही है, ठीक है। और ये भी घूम रहा रात दिन, और बिल्कुल लगातार अभी एक वीडियो बनाया उसने और कहा कि कोटला के ईदगाह और इसका कोई वीडियो हो तो हमको भेजो, और नहीं भेज सकते हो हिंदू भाइयों तो कम से कम वीडियो ही शेयर कर दो, ठीक है। तो ये सारे ड्रामे, जबकि वहां विवाद है, उसको पता है, वहां बाउंड्री विवाद आज भी है, जमीनें कब्जा में है, उसका मुकदमा कोर्ट में ऑलरेडी है, उसके बावजूद वो उसमें इंटर करता है, वो पैसे लेता है, ये उसका तरीका है, वो पैसा खींचता है। आपको एक बात आखिरी बता देता हूं कि ये जो हमले हो रहे हैं ना गौ के नाम पर, आप इसकी तह तक चले जाइए और आपको एक तह तक जाने के बाद खबर मिल जाएगी साहब, खबर ये मिल जाएगी कि पैसे का खेल है। इन व्यापारियों से, जो मीट के व्यापारी हैं, इनसे बजरंग दल के लोग भी पैसा लेते हैं, इनसे पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं, इनसे क्षेत्र के प्रभावशाली लोग भी पैसे लेते हैं, और जिसको पैसा नहीं दिया जाता वही इनके पीछे पड़ जाते हैं और इन्हें गौ तस्कर और हत्यारा बता के किसी भी तरह से दबोच लेते हैं। यही खेल है टोटल, और कोई न माँ की रक्षा कर रहा, न कोई बाप का रक्षा कर रहा। सुनो सीधी सीधी बात, सबको चाहिए पैसे, पैसा का सारा खेल है, और माँ बाप पे तो अब भाजपा के सबसे बड़े नेता ही एक्सपोज हो गए हैं, आपको पता ही, उससे वरिष्ठ कोई प्रवक्ता भाजपा के पास है भी नहीं। आप लोग सुनेंगे नहीं वो वीडियो, उससे वरिष्ठ कोई प्रवक्ता नहीं है, सुधांशु जी, उनसे बेहतरीन और योग्य भाजपा में कोई चेहरा कहलाता भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया वो नहीं माँ है, वो जो नॉर्थ ईस्ट वाले खाते हैं। हमको लगता है सुधांशु जी को नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक छोटी गायें पाई जाती हैं, देशी, जिसको माँ कहते हैं। उल्टा उन्होंने कह दिया कि वो तो मिथुन है, ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ गाय नहीं, हमारे यहाँ की नस्ल बड़ी लंबी नस्ल है, और उधर जब आप जाएंगे तो छोटी छोटी नस्ल है। बंगाल में घूमा हूं, आप सिलीगुड़ी साइड में जाइए, असम जाइए, जितना पूर्वोत्तर लास्ट जाइए, गाय छोटी और सफेद वाली है वहां, जिसका व्यापार वहां होता है, खुलेआम व्यापार होता है। जो आपने जर्सी कहा, वो तो हमारे यहाँ लोग दुधारू गाय के रूप में पालते हैं, उसको क्यों कसाई को देने जाएं? वो तो एक व्यापार है, बहुत बड़ा दूध का हब है। जर्सी गाय से 40-40 लीटर, 50-50 लीटर दूध लोग निकाल रहे हैं भाई आजकल हमारे यहाँ। मैं जहां का हूं वहां किसान जर्सी गाय खूब पालते हैं। तो ये फंस चुके हैं अपने ही जाल में, और बुरी तरह फंसेंगे। झूठ की, देखिए, झूठ की सवारी लंबी नहीं कर सकते, फंसेंगे देर सवेर और एक्सपोज हो जाएंगे। अनिल मिश्रा के समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं, और मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तमाम लोगों ने, सवर्णों ने, हिंदुओं ने। तो अच्छी खबर है ना, मोहन यादव जी को भी पता चले ना, वो भी तो पिछड़े हैं, उनको तो अखिलेश यादव के काट के लिए बनाया गया था, ये तो आपको पता ही है, ताकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश का दबदबा कम कर दिया जाए, मोहन यादव को बीच घुमाया जाए, एज ए चीफ मिनिस्टर वो जाएंगे तो भाजपा का ये करेंगे। भाजपा का सेटअप ये होता, कहाँ चुनाव हो, किसका इस्तेमाल कब हो, कैसे हो। जैसे अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो बने हैं नितिन नवीन, जो हैं वो कायस्थ हैं। बंगाल में हिंदुओं में सबसे प्रभावशाली जाति कायस्थ है, बंगाल चुनाव में उनका इस्तेमाल होगा, वो सब अपना उनका टेक्निक है। लेकिन मोहन यादव संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें पता है संविधान की एक गरिमा है, एक सीमा है, वो निर्वहन करेंगे, उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो एक्सपोज कर देंगे। बाबा साहब की तस्वीर जलाना कहां तक ठीक है सर? किसी की तस्वीर क्यों जलाएंगे आप? आपकी आस्था नहीं है, लेकिन जिसकी आस्था, करोड़ों लोग बाबा साहब को देवतुल्य मानते हैं, बाबा साहब को अपना कल्याणकारी मानते हैं, तो उनकी आस्था पर क्यों चोट करेंगे आप? हम नहीं मानते तो इसका क्या मतलब? हम नहीं मानेंगे तो मानने नहीं देंगे दुनिया को। यही तो डिक्टेटर है, यही तो हिटलर शाही है, यही तो नाजी मिजाज है। नमो, आपने सुना था ना, नमो ऐप भी एक आया था,
नमो का क्या मतलब है? नाजी मॉडल, नमो, ये शॉर्ट में रखा गया था। नरेंद्र मोदी थोड़ा ना है, और मोदी जी ने थोड़ा ना ये रखा, किसी ने रखा, शगुफा दिया, चल गया नमो। ये नाजी मॉडल है, और इस मॉडल के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। 5 साल रहना भी पड़ सकता है। 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ही छोड़ेगी, ये भी दिमाग में रखिए। तो मॉडल जो बनाया जा रहा, पहले गुजरात मॉडल था, फिर नाजी मॉडल अब आया। अब इसमें अनिल मिश्रा जैसे और अनेकों लोग हैं, उनके समर्थन में हजारों लोग आएंगे। दलितों और पिछड़ों को जागरूक होना होगा। मुसलमान नहीं झेल पाएगा इस लड़ाई को, ये बात जान लीजिए आप। मुसलमान फ्रंट फुट पर नहीं, वो चाहते हैं कि मुसलमान फ्रंट पे आ जाए, मुसलमान फ्रंट पे आए और हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाए, और ये सारे दलित, पिछड़े, ओबीसी सब जाएं, अपने अधिकार से वंचित हो जाए। मैं फिर आखिरी में एक सवाल सबमिट करता हूं, आप चलाइएगा। आज भी 27% मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद भी फुलफिल नहीं हो सका। आज भी 22.5% और 7.5% और 22%, 15%, टोटल 22.5% SC और ST का मिला के फुलफिल आज भी नहीं हुआ। आज भी सीटें वही अपनी जगह पर खाली हैं, आज भी सब कुछ वही है। रोज बहाली हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश की नई 3-4 बहालियां हुई हैं, डेटा निकाल लीजिएगा कितने। अभी हॉस्पिटल में भी कुछ वैकेंसियां थी, उसमें भी 60% एक जाति विशेष के लोगों को दिया गया और बाकी सबको चटा दिया गया। तो आपका तो सब कुछ छीना जा रहा, आपको आगे आना पड़ेगा। हमारा तो पहले ही छीन लिया गया 1950 में, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास जो कटोरा था जिसमें हम कुछ जमा करते थे, वो भी कांग्रेस ने छीना था, वो भी दंगा करा करा के सब नंगा कर दिया। हम दस्तकारी में थे, वो छीन लिया गया। हम कारीगर थे, वो हमसे छीना गया। हम जूता चप्पल आगरा में आप कहते हैं, तो हम तो खुद ही मोची चमार का काम करते थे। पूरे जूता चप्पल का काम, कानपुर में चमड़े का काम सब हम करते थे। उसको छिलना, डोलना, रंगना, पीटना, सुखाना, बनाना सब करते थे। हमसे सब कुछ छीन लिया गया। जिस चमड़े की कीमत 1200 और 1400 हुआ करती थी, उस चमड़े की कीमत 150 कर दी गई। जिस चमड़े की कीमत 250 थी, वो कौड़ियों के भाव में हाथ पैर जोड़कर हम लोगों को देना पड़ रहा। लोगों को चमड़ा ले जाओ किसी तरह से, नहीं तो जमीन खोदकर उसको दफन किया जा रहा। ये इस सरकार ने किया है, जानबूझकर पेट पर लात मारा गया। तो आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हम मिट्टी खोद के, ईंट ढो के, मिस्त्री का काम करके, टाइल पत्थर लगा के, चूना सफेदी करके, पंचर बना के, गाड़ी चला के, गाड़ी ठीक करके, मिस्त्री किसी तरह जी लेंगे और जी रहे हैं। मदरसे में बच्चों को पढ़ा के हम सरकार पर बहुत बोझ नहीं बन रहे। कैमरे पर बोल रहा हूं, हम सरकारी स्कूलों में हमारी संख्या कम है, हमारे बच्चे मदरसे में जाकर पढ़ रहे हैं। वो मदरसा भी हमारे ज़कात खैरात से चल रहा। सरकार का बोझ हम शिक्षा में भी कम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में भी कम कर रहे हैं, सब चीज में कम कर रहे हैं। बस चिंता आप कीजिए जो देश के पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों हो। आपको कब आपका अधिकार मिलेगा ये सोचिए। मिल गया तो ठीक है, उनके साथ चले जाइए, नहीं मिला तो हमारे साथ आइए। हम आपको शीर्ष पे बैठाएंगे, हम आपको मुलायम सिंह बनाएंगे, लालू यादव बनाएंगे, देवी गौड़ा बनाएंगे, हम चौधरी चरण सिंह बनाएंगे, हम आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आपको मायावती बना देंगे, हम आपको अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बना देंगे। और अगर उनके साथ आप जाएंगे तो वो क्या क्या बनाएंगे वो सब सामने आ रहा है, आ भी जाएगा। यही जवाब हमारा। सबसे पहले तो उन 5 को जिनकी जमानत हो गई है, उनको, उनके घर वालों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिस वकील के ज़रिए इनके लिए आर्गुमेंट्स किया गया था, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं। देखिए, न्यायालय तो न्यायालय है, और न्यायिक प्रक्रियाओं में जो बाधाएं आती हैं उससे देश के लोग भली भांति अवगत हैं। उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि बहुत दिनों से जिस पर डिबेट हो रहे थे, बहुत दिनों से एक कंफ्यूजन बना था कि भाई इस तरह के मुकदमे में बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं और कईयों की जमानतें हो गई, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ये वो लोग जो छात्र थे, युवा थे, उसमें 1-2 नाबालिग थे। एक जो गुलफिशा है लड़की, वो गिरफ्तार हुई थी, उस वक्त वो नाबालिग थी, लेकिन किसी की जमानत नहीं हो पा रही थी। तो कम से कम एक रास्ता खुला है, और मुझे उम्मीद है कि शर्जील इमाम के वकील और क्या उमर खालिद के वकील और दूसरे और भी वो लोग जो अभी जेल के सलाखों में हैं, उनके वकील इस फैसले का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे
और इसके आधार पर फिर वो बेल अप्लाई करेंगे। एक ऑप्शन तो है, अदालत का दरवाजा बंद तो हुआ नहीं है। पर एक सवाल जो लगातार पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूं, कई बार आप लोगों के चैनल पर भी कह चुका हूं, आज फिर वो सवाल अपनी जगह मुंह बाए खड़ा। सवाल कभी मरता नहीं जब तक कि उसका हल ना हो जाए। सवाल यह है कि जिन आरोपों में इन तमाम नौजवानों की गिरफ्तारी की गई थी, वो आरोप थे दिल्ली दंगे से जुड़े हुए। यानी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में इनकी भूमिका को संदिग्ध और षड्यंत्रकारी और दंगा भड़काने वाला बयान बताया गया था। इन तमाम लोगों को यह कहा गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप से चैटिंग इनकी थी, इनका एक गैंग था, सक्रिय था, अलग अलग स्रोतों से पैसे आ रहे थे, ये दंगा भड़काने का षड्यंत्र रच रहे थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा एविडेंस जिस पर अदालत की पूरी मोहर लग जाए कि हां इन्होंने ये जुर्म किया, ऐसा पुलिस ने अब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ये तो अपनी जगह पर। यह अलग बात है कि चूंकि यूएपीए लगा हुआ था तो सुनवाई में कठिनाइयां तो आनी ही थी। वो उन कठिनाइयों का सामना उनके घर वालों को, परिवार को, वकील को, सबको करना पड़ा, लेकिन अंतोगत्वा इनको बेल मिला।